पिछली क्लास में हम लोग स्थानीय स्वशासन में 243 घ अर्थात डी तक पढ़े थे। स्थानों का आरक्षण कैसे है, तो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण कैसे है, महिला को आरक्षण कैसे है, तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला है, एससी एसटी को चक्रानुक्रम में मिला है, ये बातें बता दिए थे। 243 घ या डी तक हुआ था। आज 243 अंगा या ई पढ़ना है। 243 अंगा या ई, ठीक, इसको पढ़ना है। इसमें है क्या, तो पंचायतों की अवधि दिया है। अनुच्छेद 243 ई कहता है पंचायतों की अवधि कितनी होगी, पंचायतों की अवधि। तो आप जानते हैं जो चुनाव होता है प्रधान का, तो एक बार चुन लिए जाते हैं तो कितने दिन तक बने रहते हैं, 5 साल के लिए। तो अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष। कब से, तो पहले बैठक से, पहली बैठक या पहले अधिवेशन से, पहली बैठक से अवधि कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष की इसकी होती है। ठीक, ये इतनी बातें। ठीक है। अब जैसे आपातकाल चल रहा होता है तो विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है, लेकिन इसका कार्यकाल किसी भी स्थिति में अधिक नहीं हो सकता। ठीक, तो किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक, मतलब ये हुआ कि जो पंचायत का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। कब से होगा, तो पहली बैठक से होगा। ठीक, लेकिन किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। 5 वर्ष से कम हो सकता है। ठीक, 5 वर्ष से कम कब कब हो सकता है ये, तो इसमें 2-3 कंडीशन बनती है। जैसे राज्य का विधानमंडल अगर चाहे तो 5 साल के पहले भी इनको विघटित कर सकता है। ठीक, तो राज्य विधानमंडल 5 वर्ष पूर्व विघटित कर सकता है। ठीक, पहला हो गया, इसको 5 साल पहले विघटित कर सकता है। दूसरा, यदि प्रधान की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, प्रधान की मृत्यु हो जाए या किसी कारण वो पद से हटा दिया जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कार्यकाल 1 साल से कम का बचा है तब चुनाव, 6 महीने से कम का बचा है, चुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल है तो चुनाव फिर से होगा, और जो चुनाव होगा शेष कार्यकाल के लिए होगा। ये नहीं कि फिर 5 साल के लिए नहीं, जो साल, 1.5 साल, 6 महीना, 15 दिन जितना भी बचा है उसके लिए चुनाव होगा, ना कि पूरे 5 सालों के लिए। ठीक है। फिर अगला, अगर विघटन 5 वर्ष से पूर्व होता है तो चुनाव कितने दिन में हो जाना चाहिए, चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक, और जो चुनाव होगा वो शेष कार्यकाल के लिए ना। अगर शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव जरूरी नहीं। ठीक, ये मामला समझ में आया। चुनाव अगर इससे कम समय बचा है तो। और अगला क्या है कि नई पंचायत शेष अवधि के लिए निर्वाचित होगी। ठीक है, ये नहीं कि पूरा 5 साल फिर से चुनाव हो गया तो 5 साल के लिए, 2.5 साल बचा है 2.5 साल के लिए, 1 साल बचा है तो 1 साल के लिए, 4 साल बचा है तो
4 साल, जितना बचा है उसके लिए, ना कि पूरे 5 साल के लिए। मामला समझ में आया। अगला है 243 चा। 243 चा, इसी को यफ कहोगे। 243 चा या यफ। इसमें है सदस्यों के लिए निर्भरताएं। क्या है? सदस्यों के लिए निर्भरताएं। तो कौन से व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? ठीक, तो जो न्यूनतम योग्यता न धारण करता हो, जैसे जिसकी उम्र 21 वर्ष ना हुई हो, मतलब किसी की उम्र 21 साल से कम है तो वो चुनाव, ठीक, उम्र 21 वर्ष से कम हो। पहला क्लियर। दूसरा, हर जगह लाभ के पद पर न हो। तीसरा, पागल, दिवालिया न हो। ठीक है, पागल, दिवालिया या मानसिक विक्षिप्त। दुराचार के कारण पदच्युत ना किया गया हो। ठीक, दुराचार के कारण पदच्युत न किया गया हो। और देखिए, चुनाव जिसको लड़ना होता है उसको बिजली के बिल, पानी का बिल, जितने बिल होते हैं वो सब पहले भरने पड़ते हैं, तभी चुनाव लड़ सकता है। देखेंगे नहीं कभी इसको? पता करिएगा। ग्राम, क्षेत्र, जिला, पंचायत का बकाया ना हो। देखिएगा जाके, जो चुनाव लड़ना चाहता है, अगर उसका बिजली का बिल जमा है, बकाया है, पहले जमा करें, उसको पूरा करें, तभी चुनाव लड़ सकते हैं। जानते हैं इसको? आपकी बात पूछिएगा जो लड़ेंगे, आने वाला है ना। और नहीं तो अपने पुराने लोगों से जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनसे पूछिएगा, बिना इसको भर दिए चुनाव नहीं लड़ सकते। बिजली बिल अनिवार्य है भरना, उसमें रसीद लगाइएगी NOC लेके। ठीक है, तो ये हो गया। नशीली दवा बेचते हुए उसको सज़ा ना हुई हो। अगर किसी को नशीली दवा बेचते हुए सज़ा हुई हो तब भी उसको चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 3 महीने से अधिक की जेल ना हुई है। इतनी योग्यताएं हैं। ठीक, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 3 माह से अधिक की जेल ना हुई हो। ठीक, नशीली दवाओं के चक्कर में उसे सज़ा ना मिली हो, ये सब हैं। अगर ये सब निर्भरताएं हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक, अब आते हैं 243 छा। 243 छा या FG, ये छा से छता। तो हमने बताया है कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद और 29 विषय बताए हैं पंचायती राज में। तो ये क्रमबद्ध रूप से हम 16 अनुच्छेद पढ़ रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक, इसमें से पूछा जाता है, जैसे डी वाला पूछा जाता है। डी में क्या है? आरक्षण। 243 डी में क्या है? आरक्षण है, तो आरक्षण पूछा जाता है। इसमें है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार। इसमें क्या है? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक, तो इसका मतलब ये है 29 विषय जो हैं उसमें कौन कौन से काम पंचायत कर सकती है, वो 29 की लिस्ट दी हुई है। तो इतना जानते रहिए क्या क्या काम। तो हम लोग देखते हैं गांव के जितना विकास का काम होता है, ये सारे काम वही करता है ना। तो जितने हैं सबको उसमें जोड़ दीजिएगा। 29 विषय हैं इसमें,
ये केवल 29 विषय बताते हैं, विषय नहीं पूछेगा, ना बता रहे हैं, ठीक है। जैसे सड़क निर्माण, नाली, बहुत सारे काम होते हैं, स्कूल की देख रेख, ये सारे काम बहुत होते हैं। वो ये कौन सा था? तो इसमें वही जोड़ लीजिएगा, क्या? 11वीं अनुसूची के 29 विषय के कार्य। ठीक, आप लोग जानते हैं कितना है, अगर उधर जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो हम यहीं छोड़ देते हैं इसको। हाँ, 243 जा या यच, इसमें क्या है? 243 पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ या निधियाँ की शक्तियाँ या निधियाँ। तो पंचायतें जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार के कर लगा सकती हैं, जैसे जल कर, ठीक है, पथ कर, ये छोटे छोटे कर लगा सकते हैं। अब यहाँ राजनीतिक मामला हो तो यहाँ से नहीं लगता, तो ऊपर से जब आता है तब लगता है, लेकिन ये सब लगा के यहाँ से कर वसूल सकते हैं। ठीक, ये पंचायतों का अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन कौन? अपने मन से नहीं, राज्य विधानमंडल जो कहेगा उसके अनुसार। ठीक, तो राज्य विधानमंडल शुल्क, कर, फीस, शुल्क, कर, फीस, पथकर वसूलने का प्राधिकार दे सकता है। ठीक, 243 जा, 243 जा के बाद झा, यच के बाद आई महत्वपूर्ण है भाई, डी महत्वपूर्ण है, आई महत्वपूर्ण है। ठीक, क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें है राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग कहाँ है? अनुच्छेद 280 में है। यहाँ पे कौन सा है? राज्य वित्त आयोग है। 243 आई या झा में है, 243 आई या। तो ये कैसा निकाय है? कैसा है? संवैधानिक निकाय है। कैसे पता? अनुच्छेद में दिया है। कैसा निकाय है? संवैधानिक है। कैसे जाने? अनुच्छेद में दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके शक्तियां और कार्य कौन निर्धारित करेगा? शक्तियां एवं कार्य का निर्धारण विधानमंडल द्वारा। ठीक, विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। गठन कौन करेगा? तो राज्यपाल। ठीक, कार्य क्या करेगा? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा। ठीक, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। ठीक, तथा रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा।
इसको सौंपेगा राज्यपाल को। राज्यपाल जो है, राज्यपाल रिपोर्ट को विधानमंडल के सम्मुख रखवाएगा। विधानमंडल के सम्मुख रखवाएगा। ठीक, ये इतना काम होता है वित्त का। अब अगला आता है 243 इयां या जे। 243 इयां या जे, इसमें है पंचायतों का वित्त लेखा। ठीक, एक वर्ष में कितना मिला पैसा, कितना खर्च हुआ, ये सब चीज़ें कौन निर्धारित करेगा? तो वही विधानमंडल द्वारा निर्धारित। ठीक, पंचायतों का वित्त लेखा रखना पड़ेगा, इसको निर्धारित करेगा। कैसे रखना है ये कौन निर्धारित करेगा? विधानमंडल। कुछ भी करना हो विधानमंडल। ठीक है। अगला है 243 ट या के, ये भी महत्वपूर्ण है। तो 4 अनुच्छेद आपको बता रहे हैं, इनको तो जरूर याद रखिएगा। 243 क ग्राम पंचायत की परिभाषा, 243 डी या घ, 243 झ और 243 टा। वनडे एग्जाम में ये चारों अनुच्छेद को छोड़कर मुझे नहीं लगता कोई दूसरा पकड़ेंगे। इन्हीं 4 पे वो घुमा फिरा के आपको नचाएंगे। ठीक, अगर इसे पूरा इसलिए बता रहे हैं, मान लीजिए पलटें तब भी आपको पता रहे, लेकिन मान के चलिए ये 4 अनुच्छेद के अलावा उनके बस का बात नहीं है पूछना, फिर भी जानते रहिए, जानना सब है। ठीक, ये 4 अनुच्छेद है। 243 का में अगर आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत की परिभाषा दी गई है। 243 घ में अगर आप देखेंगे तो आरक्षण की व्यवस्था है। 243 आई में देखेंगे तो वित्त आयोग है। और 243 का में के या टा में देखेंगे तो इसमें है निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग है। ये 4 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है आपके। ठीक, तो क्या है इसमें? राज्य निर्वाचन आयोग कौन गठित करेगा? इसको गठन जो होता है राज्यपाल करेगा। ठीक, इसका गठन कौन करता है? राज्यपाल द्वारा। तो कैसा निकाय है? संवैधानिक है। संवैधानिक है। काम क्या करता है ये? तो पंचायत का जितना निर्वाचन होता है उसका है। तो काम क्या है? पंचायत निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना। मतलब इसका समझ में आया? पुराने लोग जो मृत हो गए हैं उनको हटा दीजिए, नए लोगों को जोड़ दीजिए, अपडेट रखिए। ठीक, तो निर्वाचन नामावली तैयार करने का काम कौन करता है? जो ये पंचायती राज का चुनाव हो रहा है इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन जो लोकसभा विधानसभा का होता है उसके लिए कौन? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। दोनों अलग अलग काम करते हैं। ठीक है। फिर सभी निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण तथा संचालन मतलब सारे चुनाव यही कराएगा। ठीक है। अधीक्षण मतलब देख रेख करेगा। निर्देश देगा और नियंत्रण करता है। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक, पदच्युति हटाया कैसे जाएगा? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। ठीक, हाई कोर्ट मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया काम करने लगेगी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नाम आ गया तो मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया काम करने लगेगी।
ठीक है। अब आते हैं अगला, ऊपर मिटा दें। 243 टा हो गया ना, ठा आते हैं। कहाँ तक पढ़ना है? ओ तक ना। 243 ठा, टा के बाद ठा। 243 ठा या के के बाद एल। ठीक, तो ये केंद्र शासित प्रदेशों में भी पंचायती राज लागू है। 243 ठा कहता है कि ये केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। तो संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू। 243 ठा हो गया। 243 ठा ड, ड आया, यल के बाद एम। 243 ड आया यम। ठीक है। कतिपय क्षेत्रों पर पंचायती राज लागू ना होना। ठीक, मतलब ये हुआ कि कुछ राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं है। तो यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे पंचायती राज लागू नहीं है, ये प्रश्न पूछता है। तो इसको देखिए कैसे। ठीक, तो कहाँ SC ST क्षेत्रों पर लागू नहीं। तो SC ST क्षेत्र जानते हैं, जो राष्ट्रपति घोषित करता है, वहाँ पे पंचायती राज लागू नहीं है। ठीक है। फिर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं। क्यों नहीं लागू? यहाँ पे ST ही है, जनजातियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उनको जानकारियाँ हैं नहीं, इसलिए लागू नहीं है। फिर मणिपुर पर्वतीय क्षेत्र तथा गोरखा, जानते हैं गोरखा क्षेत्र, नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। दार्जिलिंग, गोरखा पर्वतीय क्षेत्र पर लागू नहीं। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ पंचायती राज लागू नहीं। अगर आप इसको घटना चक्र मारेंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कहाँ नहीं लागू है। ठीक, ये कौन सा हुआ? डा हो गया ना, ढा। 243 ढा, ढा या एन। ये क्या कहता है? 243 ढा, विद्यमान विधियों तथा पंचायतों का बना रहना। मतलब इसको खत्म नहीं कर सकते हो, बना रहेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद कह रहा है। ठीक, कब? 73वें संविधान संशोधन 1992 से पूर्व। ये जब ये अनुच्छेद संशोधन किया गया तो उसके पहले भी देखिए आप, ये संशोधन कब किया गया, इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 92 में। ठीक है, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 92। लेकिन पंचायत देखिए तो 59 से चल रही हैं। पंचायतें कब से चल रही हैं? 1959 में ना, नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू दुर्घटना, वहाँ से चल रही है। तो ये जब नियम बना तो ये कहता है कि पंचायतें और जो नियम पहले से हैं वो जब ये लागू हो रहा है तो वो पहले से जो है वो बनी रहेंगी। ठीक है, जो चल रही है पंचायत, उसके बाद वो वाली समाप्त हो जाएगी, नई वाली जो आएगी वो इसके अनुसार चलना शुरू कर देगी। ये कहता है अनुच्छेद 243 ढा ना। तो ये 1992 का मामला था, मान के चलिए कि कोई काम इसका नहीं बचा है। ठीक है, अगला आते हैं 243 ट ठ ड ढ ड़ा, अड़ा या ओ। ये अंतिम अनुच्छेद है। ये कहता है निर्वाचन संबंधी
मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब समझ रहे हो, पंचायत चुनाव में अगर कोई बवाल हो जाए तो मुकदमा नहीं हो पाता, रोक लगाई गई। समझ रहे हैं, पंचायत चुनाव में अगर बवाल होता है तो जैसे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा आरक्षण, ठीक, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा स्थानों का आवंटन या आरक्षण, वही समझ लीजिए, या स्थानों का आवंटन। इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए परिसीमन होता है मतलब कोई गांव है तो आप लोगों ने सुना होगा इतना पार्ट वह गाँव में चला गया, है ना, तो अब एक बिना न्यायालय नहीं जा सकता, कहे में चला गया, हमारा गाँव रहा। ठीक, पहला स्थानों का आरक्षण, अब की बार जनरल ओबीसी एससी थी, जो भी थी, अगली बार ये वाली आएगी, सब कहते हैं। अगर नहीं आई तब भी आप न्यायालय नहीं जा सकते, नहीं काहे नहीं आई, ऐसा नहीं है, समझ में मामला। जैसे अगली बार ओबीसी सीट थी तो फिर कौन सी आनी चाहिए, एससी आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई तो आप न्यायालय नहीं जा सकते कि काहे नहीं आई। ठीक है, वो राज्य अपना निर्धारित करेगा उस समय के अनुसार। ठीक है, तो ये बातें हैं, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। जो निर्वाचन होता है, चुनाव तभी प्रश्नगत किया जाएगा जब प्राधिकारी जो होता है, विधानमंडल जो कानून बनाया है उसके बाहर जाके काम करे, तब उसको ऐसा किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक, हो गया इतना। ये तो थे आपके अनुच्छेद। अब आते हैं ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का में क्या था, ग्राम सभा थी ना, तो ग्राम सभा किसको कहते हैं। अब आइए, अभी तक तो ये संवैधानिक था, अब व्यवहारिक पे आ जाइए। आप ग्राम सभा जानते हैं? हाँ, इसकी परिभाषा पूछी जाती है भैया, तो ग्राम सभा किसको कहते हो तो बता दीजिए। हमारा गांव 4-5 पूर्वा मिल गया है तो वही एक गांव हो गया ना? नहीं, ग्राम सभा वो होती है जहां कम से कम 1000 मतदाता हो। मतदाता, जनसंख्या नहीं कह रहे हैं, मतदाता हो। ठीक है, अगर 1000 से कम मतदाता है, पड़ोसी गांव से ले लिया, वह कट ही जाता देखे हुआ। समझ रहे हैं, कोई नया गांव तभी बन सकता है जब उसमें मतदाताओं की संख्या कम से कम 1000 हो। अगर 1000 से कम है तो वो गांव नहीं बन सकता, उसको किसी अन्य गांव से काट के बनाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ठीक, तो ग्राम किसको बोलोगे? वह क्षेत्र जहाँ जिसके निर्वाचन नामावली में कम से कम 1000 मतदाता हों, उसे ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक, तो प्रत्येक ग्राम सभा के लिए न्यूनतम 1000 मतदाता, मतदाता शब्द लिख रहे हैं, जनसंख्या है, उसमें बच्चे बच्चे नहीं जुड़ेंगे, मतदाता होने चाहिए। ठीक, ये ग्राम सभा की परिभाषा होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कम है, अगर कम है तो पड़ोसी गांव को शामिल कर लेते हैं, कर लिया जाता है। समझ में आया? अधिकतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम जनसंख्या भैया निर्धारित नहीं है,
आप देखें तो किसी किसी गांव में 5-5, 6-6 हज़ार मतदाता होते हैं, है ना। तो अधिकतम कितने होंगे ये निश्चित नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सदस्य पे। ठीक, कितने सदस्य होते हैं जानते हो इसको? सदस्य, हाँ, सबके गांव में होते हैं, लेकिन अभी पूछ लें कि आपके गांव में कितने सदस्य हैं, नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं। ठीक, तो 1000 जनसंख्या पे या 1000 मतदाता पे कितने? 9। 1000 जनसंख्या पे कितने? 9। 1 से 2000 पर 2 जोड़ दीजिए, 2 से 3000 पर, और 3000 से अधिक, अब चाहे जितने हो जाएं 15 ही रहेंगे। मतलब किसी ग्राम सभा में सदस्यों की संख्या 9 से कम नहीं हो सकती और 15 से अधिक नहीं हो सकती, जनसंख्या या मतदाता चाहे जितने हों। ठीक, क्लियर रहेगा। 1000 जनसंख्या पे 9 सदस्य होते हैं, 1000 से अधिक 2000 के भीतर तब कितने? 11 सदस्य, और 2000 से 3000 के बीच है तो 13, और 3000 से अधिक जनसंख्या हो रही तो 15 सदस्य होते हैं, हो सकते हैं ना। तो अधिकतम अगर पूछा जाए तो कितने? ठीक, अब पंचायत चुनाव का निर्णय कौन लेता है? ठीक है, तो पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार लेती है। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार लेती है। ठीक, पंचायत चुनाव का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। चुनाव कराता कौन है? पंचायत चुनाव कराता कौन है? तो पंचायत चुनाव राज्य, पीछे बताए हैं, निर्वाचन आयोग। ठीक, पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक ठीक, इतना हो गया। पंचायत चुनाव का निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार। चुनाव कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग। पंचायत चुनाव मतलब प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। पागल दिवालिया ना हो, ठीक है, किसी दोषी ना हो, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, पंचायत चुनाव वही लड़ सकता है जिसका उस निर्वाचन नामावली में नाम हो। ऐसे कोई नहीं, देखते हैं आप, कोई दूसरे गांव का दूसरे गांव में लड़ सकता है? नहीं। कब तक? तो पंचायत सदस्य हेतु निर्वाचन नामावली में नाम होना आवश्यक है। नाम होना आवश्यक है। अगर इसमें नाम नहीं होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक, इतना मामला समझ में आया। अब आता है अविश्वास प्रस्ताव। प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाओगे? ठीक, प्रधान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव। तो पहला पॉइंट ये समझ लीजिए, जैसे आज चुनाव हो, अभियान नहीं ला सकते अविश्वास प्रस्ताव। कल नहीं ला, कितने दिन बाद? 2 साल बाद, कम से कम 2 वर्ष बाद। ठीक है, प्रस्ताव 2 वर्ष पश्चात आधे से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा की लिखित सूचना जिला पंचायती राज अधिकारी, जानते हैं इसको? नहीं जानते। जिला पंचायती राज अधिकारी
और शॉर्टकट में जानते हो DPRO, DPRO जानते हो, इनको दिया जाता है। ठीक, को दी जाएगी। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव प्रधान के खिलाफ लाना है तो ये करना होगा। ठीक, अब ये क्या करेंगे DPRO, ये 30 दिन के अंदर बैठक बुलाएंगे। ठीक है, कितने दिन? 30 दिन के अंदर। अब बैठक बुलाने के 15 दिन पहले सूचित करेंगे पूरे ग्राम सभा को कि हाँ बैठक है, आप लोग आइए। इतना हो जाएगा। अगर बैठक में 2/3 बहुमत से अविश्वास आ जाता है, कैसे? अगर 2/3 बहुमत से अविश्वास पास तो प्रधान पदमुक्त हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये संभव, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि वो चुनाव लड़ के जीता है, तो 2/3 सदस्य कहाँ से आप इकट्ठा कर लोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भी तो है। तो ये संभव नहीं, बशर्ते बनाया गया है, कठिन किया गया है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 2 साल बाद आपने क्या लिया, अविश्वास प्रस्ताव लाए प्रधान के खिलाफ। अब पास हो गया तो हट गया, और नहीं पास हुआ तब क्या होगा? ठीक है, अगर नहीं पास हुआ तो दोबारा अविश्वास 1 वर्ष बाद ही लाया जा सकेगा। अब की बार 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। समझ में आया बात? जैसे अविश्वास लाना है तो कितना 2 साल बाद आएगा, 1/3 सदस्य हस्ताक्षर करके दें। ठीक, पंचायती राज अधिकारी 30 दिन के अंदर 15 दिन पहले सूचित कर देगा कि मीटिंग है, सब लोग आइए। अगर वहाँ 2/3 बहुमत से पास हो गया, प्रधान हट जाएगा। अगर अविश्वास पास नहीं हुआ तो दोबारा विश्वास लाने के लिए आपको 1 साल बाद ही लाना होगा। ठीक, और क्या है, तो अगर सरकारी अवहेलना करता है तो सरकार इनको, विधानमंडल इनको हटा सकता है। ये 2 कंडीशन है। ठीक, फिर अवहेलना के आधार पर राज्य सरकार पदमुक्त कर सकती है। राज्य सरकार पदमुक्त कर सकती है। काम देखिए भैया, बहुत काम है, बहुत सारी मदें हैं। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बैठक होती है, उसके हर गांव में ग्राम सभा में बैठक होती है, ये सब आप जानते हैं। न्याय पंचायत, ठीक है, बहुत सारी समितियां हैं, इनको क्या करो, निर्माण कार्य समिति, प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, नियोजन एवं विकास समिति, बहुत समितियां हैं, स्वास्थ्य एवं जन कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। तो ये समितियां हैं, इतना हमको जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, अब आते हैं तो कुछ डाटा देखते हैं। अब आते हैं कुछ डाटा पे। आपको जब हम पढ़ा रहे थे तो इसमें हमने बताया था कि जो पंचायती राज समिति है बलवंत राय मेहता के आधार पर 3 स्तरीय है, लेकिन 9 ऐसे राज्य हैं, इसे बताए हैं नहीं पीछे, 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 स्तरीय है। ठीक है, 12 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 3 स्तरीय है, और एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ठीक है, सबके वहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं अपने हिसाब से, ये आपको बताया गया है। तो फिर ये वाला टॉपिक यहीं पे मान चलिए समाप्त है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ पे पंचायती राज लागू है, इसके अलावा पंचायती राज लागू नहीं है। अब बताइए हमको 243 में क्या है? पंचायतों में आरक्षण है भाई। 243 आई में क्या है?
बताए हैं 4 अनुच्छेद ना, वित्त आयोग है। महिलाओं को आरक्षण कितना है, कितना, 1/3 है। ठीक, अच्छा इसको संवैधानिक रूप किसके कहने पे दिया गया पंचायती राज को, लक्ष्मीबाई सिंधवी समिति पर। ठीक है, और जब ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, कानून बना, उसके बाद सबसे पहले कहाँ पंचायती राज लगा, नहीं, सबसे पहले वो तो 1959 में है, हाँ मध्य प्रदेश में। ये भी बताए हैं, पीछे बताया गया है ना। तो ठीक, इतनी चीज़ें और आपसे प्रश्न बन सकते हैं। ये बताए हैं किस प्रधानमंत्री कौन था जब ये लागू हुआ, शंकर दयाल PV नरसिम्हा राव थे। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन था, राष्ट्रपति कौन था, शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक, ग्राम सभा के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी, 1000। ठीक है, BDC के लिए, हाँ इसको जान लीजिए, प्रधान के लिए 1000 मतदाता कम से कम, BDC के लिए कम से कम 2000, और जिला पंचायत के लिए DDC के लिए कम से कम 50,000 होने चाहिए। ठीक, इसको भी जानते रहिए कि कहीं लिखें हैं। हाँ, अब शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इसको बताए हैं पीछे, प्रधान 1000 मतदाता, ये कम से कम है। ठीक, क्षेत्र पंचायत जिसको BDC कहते हो, BDC लिखें, क्षेत्र पंचायत सदस्य लिखें, BDC कितना, 2000 मतदाता, और DDC जिला पंचायत सदस्य ये 50,000 मतदाताओं पे एक एक सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं निर्वाचन आयोग के में है, इसको जानते हैं, राज्यपाल नियुक्ति करता है, पंचायत का चुनाव सरकार लेती है। ठीक है, ये सब कहाँ पे नहीं है बता दिए। ठीक है, एक चीज और, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर पंचायती राज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको भी जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव पंचायती राज पर नहीं पड़ता। ठीक, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव पंचायती राज पर नहीं पड़ता है। ठीक, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू है, पंचायती राज पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताए थे महिला आरक्षण कहाँ कहाँ 50% हो गया है, ये बता चुके हैं। ठीक है, यूपी में पंचायती राज, यूपी में पंचायती राज कब लगा, यूपी वाला देखिए, हाँ 15 अगस्त 1949 को त्रिस्तरीय पंचायती राज कब लगा, 1961 को। ठीक, तो पंचायती राज से संबंधित हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं थी, ये काम होते हैं। ठीक, अब एक और चीज़ हम आपसे पूछते हैं, ये टॉपिक यहीं ख़त्म है। हमने कुछ समितियां बताई हैं क्रम से, जरा बताइए, बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुई, 1957 में। कब रिपोर्ट दिया, 1957। उसके बाद अशोक मेहता 77, उसके बाद PV.K. राव समिति, फिर लक्ष्मीबाई सिंधवी और P.K. थुंगन समिति। हाँ, तो ये यहीं तक था पंचायती राज व्यवस्था, ये हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे नगरीय शासन। जैसे यहाँ गांव में पंचायत होती है, वैसे शहरों में नगरीय शासन चलता है। ठीक है, जैसे यहाँ प्रधान होते हैं वैसे वहाँ पे सदस्य बोला जाता है उनको, कहीं मेयर बोला जाता है, अपने अपने हिसाब से बोला जाता है। ठीक, तो उसको कल पढ़ेंगे, आज यहीं तक।